नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल द गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें व बगल में दिए नोटिफिकेशन घंटे को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। टीचिंग है एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी में अगर इसे बोले शिक्षण अभिरुचि, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और ये होते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। और इनकी मार्किंग कैसे होती है? इनकी मार्किंग होगी जिस प्रश्न यानी जिस ऑप्शन का ऑप्शन सबसे बेहतर है उसके 3 नंबर मिलेंगे और जिसका ऑप्शन थोड़ा सा लूज है उसके आपके 2 नंबर मिलेंगे और लूज है उसका 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपकी घटते हुए स्कोर में इसकी मार्किंग रहेगी। अब मैंने इससे पहले आपको बता दिया था टीचिंग क्या होती है, ठीक है ना। टीचिंग बता दीजिए ना। यस सर। आज अपन शुरू करेंगे लर्निंग, ठीक है। लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगम या आम भाषा में से बोले सीखना, ठीक है। ये पहला जो चैप्टर है उसके अंदर 2 चीज आती है, टीचिंग और लर्निंग। टीचिंग मैंने बता दी थी। टीचिंग में क्या था कि टीचर किस तरह से बच्चे को पढ़ाए, कौन कौन से सूत्र काम में ले, कौन कौन से सिद्धांत काम में ले, जिससे कि वो आसानी से बच्चे तक अपना जो ज्ञान है वो पहुंचाए। अब बात आती है लर्निंग की। लर्निंग क्या है? इसको अधिगम या सीखना, यानी बच्चा सीखता कैसे, ठीक है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बच्चे से रूबरू होना पड़ेगा। पहला काम तो आप कैसे पढ़ाओगे और फिर ये है कि बच्चा सीखता कैसे, ये चीज आएगी। तो पहले अपन ये देखते कि रियल में ये अधिगम है क्या चीज। ये शब्द जो है पहले अपने आया नहीं। अधिगम क्या होता है? सीखना शब्द आता है, हम सीखते हैं, चीजें सीखते ही रहते हैं, हर मोड़ पे सब कुछ न कुछ सीखते हैं। तो है क्या ये? तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो चीज है सीखना क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती है। ऐसा नहीं है कि हम कक्षा में सीखते हैं, घर पे भी सीखते हैं, रास्ते में भी सीखते हैं। तो सीखने का काम हमेशा है। एक तो ये चीज है, ये सतत प्रक्रिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। कई बार ऐसा है कि अधिगम में कहां पर सबसे बेहतर होता है वहां ऑप्शन दे देंगे, कक्षा में, विद्यालय में और समाज में, परिवार में, सारे सही है। लेकिन कोई एक जो है सबसे बढ़िया, क्या उत्तर होगा वहां पर? कक्षा। ध्यान देना, ये प्रश्न आ गया कि अधिगम सबसे बेहतर कहां पर होगा, तो वहां पर ये ऑप्शन दे दिया, कक्षा, विद्यालय और आपके परिवार, समाज। सभी जगह अधिगम हो रहा है लेकिन एक जगह सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सा है वो? कक्षा। तो वहां पर आपको ये लगेगा कि सारे उत्तर ही सही है लेकिन एक उत्तर सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो ये है कि हमेशा चलती है, हर जगह रहती है, ठीक है। ये भी साथ आ गया। ये रियल में है क्या? ये है व्यवहार परिवर्तन है, व्यवहार परिवर्तन है। और ये ऐसा परिवर्तन है ये स्थायी है, ध्यान देना। यानी कोई चीज सीखने के बाद में उसका व्यवहार अगर नहीं बदलता तो अधिगम नहीं हुआ। बच्चा क्लास में आता है और टीचर ने उसको पढ़ाया, उसके बाद में अधिगम होने के बाद में उसका व्यवहार बदला है तो रियल में हम मानेंगे कि सफल हुआ है पढ़ाना और अधिगम हो गया। बच्चा वैसा का वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया, पूरी साल भर बाद में वैसा का वैसा ही है, तो इसका मतलब कोई अधिगम नहीं हो रहा है। व्यवहार परिवर्तन और वो कौन सा है? स्थायी परिवर्तन है। और एक तो टेम्परेरी परिवर्तन होता है, जैसे हम मान लीजिए कोई पशु को ट्रेनिंग दे देते हैं, ट्रेनिंग के बाद उसका व्यवहार बदल देते हैं, लेकिन वो परमानेंट परिवर्तन नहीं है। और मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन है वो परमानेंट है। अरे एक जो खास बात है, ये समस्या समाधान है, समस्या समाधान।
ये अधिगम क्यों करते हैं? समस्या कोई आएगी उसके समाधान के लिए, जैसे आपके पास ये समस्या है कि हम ये चीज सीख लेंगे तो हम ये जो है काम पूरा कर लेंगे, तो कोई भी समस्या के समाधान के लिए अधिगम करना होता है। अच्छा, उसके बाद में ये है नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाएं को प्राप्त करना, नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक है ना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। अधिगम में जब भी होगा कुछ न कुछ नया सीखा जाएगा। ये अति आवश्यक है कि वहां पर कुछ न कुछ वो जो प्राप्त करने वाला वो सीख रहा है, अगर उसने कुछ नया ज्ञान नहीं लिया तो अधिगम नहीं है वो। यहाँ पर ये चीजें कहाँ काम में आएंगी? जब आप वो पेपर लेके बैठोगे और उसके अंदर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, तब देखोगे कि हाँ ये चीज वही है जो उसके मूल विचारों के अंदर आती थी, अधिगम के मूल विचार क्या क्या है, तब ये चीज काम में आएगी आपके। अच्छा, इसके बाद में ये उद्देश्य पूर्ण है, ठीक है, उद्देश्य यानी अधिगम में कोई कोई उद्देश्य निहित है। जो भी चीज हम सीख रहे हैं उसके अंदर कुछ न कुछ उद्देश्य निहित है, चाहे वो कंप्यूटर सीख रहा है, चाहे वो कक्षा के अंदर कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, या कहीं पर कोई चीज, चाहे वो समाज में या परिवार में कुछ सीख रहा है, चाहे वो घर का काम करना सीख रहा है, चाहे रोटी बनाना सीख रहा है, वो अधिगम है, ठीक है। उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है कि आगे जाके लाइफ में इसको कहाँ काम में लेना है, कोई तो उद्देश्य भाई। अच्छा, फिर ये जो प्रक्रिया है ये अनुकूलन है, ये खास बात है, अनुकूलन है। अनुकूलन समझते हो ना आप? यानी प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, उन परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो परिवर्तन है वो अनुकूलन। यानी जैसे मान लीजिए वातावरण के अंदर अचानक परिवर्तन होते हैं, तो जानवर क्या करते हैं? अपने आप को कुछ मॉडिफाई करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए सर्दी प्रारंभ हो गई तो मेंढक क्या करेगा? वो जमीन में घुस जाता है और पूरे 5-6 महीने तक जमीन में रहता है, अब वापिस आता है बाहर। ये चीज उसने सीखी है, ठीक है। यानी अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं रहेगा। और हमको पता है कि ऐसे अनुकूलन हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको पता लगा कि साहब ये इस तरह से करने से हम इस तरह का कंपटीशन पास कर लेंगे, तो आप क्या करोगे? उस अनुकूलन के लिए जो भी प्रयास है वो आप प्रारंभ कर दोगे। तो ये चीज भी अधिगम के द्वारा ही आएगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसमें बहुत सारी बातें हैं और ये समाधान हो गया आपके विवेकपूर्ण है, ये सक्रिय है, ठीक है ना। अधिगम के अंदर क्या होता है कि जो भी अधिगम देने वाला देने वाला तो ऊपर आपके टीचर है, ठीक है, वहां पर एकदम सक्रिय रहते हैं सभी, तब जाके ये अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अच्छा, अब इसके बाद में बहुत जो प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं प्रभावित करने वाले कारकों पे। यानी इसको जो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रभावित है करने वाले कारक, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनसे ये अधिगम प्रभावित होता है? जैसे ये हो गया कि अभी मौसम बेहतर नहीं है, तो इसका मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे तक आसानी से नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा कुछ न कुछ है जो इसको प्रभावित करेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले हम चीज देखते हैं, एक तो प्रेरणा। सबसे पहली बात आती है प्रेरणा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन देखो, ये बहुत अच्छी चीज है। इस चीज के द्वारा बहुत सारे काम करवाए जाते हैं मोटिवेशन से, और ये बाहर से थोड़ी जाएगा, ये अंदर से ही आता है। यानी सीखने वाले के अंदर से शक्ति उत्पन्न होती, आंतरिक शक्ति है ये, कि मैं ये पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद में मेरा एसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं टीचर बनूंगा, फिर मेरी एक बहुत अच्छी लाइफ होगी।
ये अंदर से प्रेरणा है। मोटिवेशन क्या है? आंतरिक शक्ति है। और ये अगर होगी तो अधिगम होगा, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी अगर उसके अंदर ही आ गई कि कोई बात नहीं है, मेरे बारी में कम परसेंटेज बने लेकिन मैं एचपीसी तो पास कर लूंगा, और उसके बाद में 2 साल बाद में मैं बहुत बेहतर जॉब में जाऊंगा, उसके बाद में सर जैसे अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही मैं भी कर लूंगा। तो ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, बाहर से नहीं जाएगी। हम बच्चे के अंदर भी प्रेरणा डालते हैं कि भाई आप इस तरह से करोगे आपकी टॉप रैंक आएगी, आपको ये इस तरह से हम अवार्ड देंगे। तो ये क्या है? ये प्रेरणा जो है, इन प्रेरणाओं से बच्चा क्या करता है? अधिगम आसानी से कर देता है। इसके बाद में दूसरी आती है रुचि और रुझान। रुचि और रुझान ये समझते हो आप? रुचि और रुझान। अपन बात कर रहे थे रुचि और रुझान की, ठीक है। रुचि किसी विषय के अंदर उसका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरेस्ट है, ठीक है। उसकी रुचि है या नहीं है। आप जैसे मान लीजिए इस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर रुचि है या नहीं है, आपको लगता है कि ये लाइन बेहतर नहीं है, तब अधिगम अच्छा नहीं होगा। तो ये भी जरूरी है। उसके बाद में उसकी सीखने की इच्छा आती है, तीसरी चीज आती है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा के अंदर क्या आएगा? जैसे तो अपन क्या करते हैं कक्षा 10 में आपको पता लग जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बगैर इच्छा के ही वहां बैठे हुए हैं, उनका मन जो है दूसरी जगह ही चल रहा है। तो हमारा पहला प्रयास क्या है कि वो इस चीज में मतलब इसके प्रति उसका रुझान तैयार करें कि उनकी इच्छा हो। उसके लिए हम सब्जेक्ट को कैसे रुचिकर बनाएं। ये हो जाएगा तो क्या करेगा? अधिगम अच्छा हो जाएगा। फिर चौथी चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि, सभी बच्चे एक से बुद्धि के नहीं होते। कुछ से बच्चे धीरे सीखते हैं, कुछ से बच्चे तेजी से सीखते हैं। यानी एक बार पढ़ने सीख जाएगा, 2-3 बार रिवाइज करेगा तब सीखता है। यानी मानसिक रूप से विमर्शित बच्चे होते हैं, यानी जो मान लीजिए उनको सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है या बोलने में वो असक्षम है, ठीक है। तो ये जो लाइन आती, ये कैटेगरी आती है, ये क्या आती है? मानसिक विमर्शित। और इस श्रेणी के बच्चे जो हैं वो या तो धीरे सीखेंगे, या कई बच्चे हैं वो मतलब एक बार पढ़ के भी बहुत आसानी से क्या करते हैं? हैंडल कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रत्येक परीक्षा में बेहतरीन सफलताएं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार-बार परीक्षाएं देते हैं, कई नंबर नहीं आ रहा है। तो उनकी क्या है कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या है? पकड़। अच्छा, इसके बाद में अगला जो वाला शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। यानी वो शारीरिक रूप से मान लीजिए वो अगर कमजोर है, बीमार है, और उसको हम सिखाना चाह रहे हैं तो नहीं सीख पाएगा। मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, उसके परिवार में कुछ ट्रेजेडी होगी और कुछ घटनाएं होगी, उस स्थिति में अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा। वो कहीं कहीं कोई घटना से परेशान है, मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में भी वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा। देखो ये कहाँ काम में आएंगे? जब वहां प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तब आपको छांटना पड़ेगा कि यार ये प्रभावित ज्यादा करेगी, ये कम करेगी। ज्यादातर उत्तर जो है सही है, लेकिन एक उत्तर सबसे ज्यादा सही मिलेगा, बस ये छांटना आपको। इसके बाद में छठी जो बात आती है परिपक्वता। परिपक्वता, परिपक्वता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन चीजों को बार बार करते आ रहे हैं, उन चीजों के अंदर वो क्या है? परिपक्व हो गए, यानी उनका क्या है? दिमाग भी उस स्तर का विकसित हो गया है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उस लेवल पे अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। जैसे एक पेपर आएगा इसके अंदर सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान के अंदर जो स्टूडेंट सामान्य परिवेश की बातों को हमेशा से समझते आए हैं,
तो यानी उस सामान्य क्षेत्र के बातों के लिए वो परिपक्व हो गए, हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अभी हम क्या है इसके अंदर अपरिपक्व। ये परिपक्वता अगर आ जाती है तो अधिगम आसानी से हो जाता है। अगर हम 5वीं के बच्चे को सीधा ही हम 9वीं क्लास के अंदर बढ़ाए तो उसका दिमाग परिपक्व नहीं हुआ, ये चीज भी यहाँ पर मायने रखती है। इसके बाद में आता है आपके वातावरण, ये भी अच्छी चीज है वातावरण। यानी वातावरण में क्या आएगा, आपका परिवार, विद्यालय, कक्षा कक्ष, समाज से भी आ जाएगा ये। यानी वातावरण है जहां वो अधिगम कर रहा है, वहां का जो वातावरण है वो परिवार का वातावरण है, आपके समाज का वातावरण है, या आपके कक्षा कक्ष का वातावरण। ठीक है, अब कक्षा कक्ष में जैसे मान लीजिए कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, आपने देखा होगा कि एक ही विद्यालय के अंदर एक कक्षा के स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं, एक कक्षा के स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं, हो जाएगा ऐसा। तो इसका मतलब कक्षा कक्ष का वातावरण सही नहीं है। अपने विद्यालय में देखते हैं कि एक कक्षा के स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं और एक कक्षा के स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे, इसका मतलब कक्षा का वातावरण प्रभावित कर रहा है। परिवार के अंदर, कॉलोनी के अंदर, एक ही परिवार के अंदर तो अच्छे संस्कार है, एक परिवार के अंदर संस्कार नहीं आ रहे, तो इसका मतलब वो जो अधिगम का काम है परिवार पे डिपेंड हो गया। तो ये सारी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। अगर इनके अंदर सबसे बेहतर आपको माना जाए कि अधिगम कहाँ होगा, तो वहां पर आएगा कक्षा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में सीखने की विधियां आती है, सीखने की विधियां, सीखने की विधियां इसके अंदर क्या आएगा कि जैसे छोटी क्लासों में सिखाने के लिए क्या होगा, करके सिखाना। ठीक है, कुछ किया जाए, यानी वहां पर कुछ काम किया जाए, कुछ खिलौने बना दिया या वो कुछ करवा दिया, बच्चे से कुछ करवा दिया, तो ये क्या है, करके सीखना। जैसे बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम डिसेक्शन पढ़ रहे हैं और डिसेक्शन में बता दिए कि साहब पहले आप ऊपर से ये स्कीम काटोगे, फिर इस आर्ट को इधर करो, इस वेल को इधर करो, फिर इधर से आप चीरा लगाओ, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे, बाकायदा वहां पर डिसेक्शन ट्रे के अंदर फ्लोर को लिया, वहां पर काटना प्रारंभ किया, तब जाके बच्चा सीख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीखने की विधि कैसे, सिखाने की विधि कैसी है। तो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जो है खेल की विधि है, करके सिखाना। कोई खेल करवाते हैं, खेल के द्वारा वो सीख जाता है। हम एचटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और एचटीसी का लेवल कौन सा होता है, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर। ठीक है, तो उनके अंदर जो विधियां आती है, खेल खेल में सिखाना, करके सिखाना। अच्छा इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है अभ्यास। अभ्यास बार बार अभ्यास करो, 2 बार कक्षा में भी कह लिखवाया, फिर घर के लिए भी कह लिखवाया और आते ही मॉर्निंग में उसको कह लिखवा दिया, अभ्यास हो गया। और ये अभ्यास है ज्यादा से ज्यादा, आपने एक बार रीडिंग कर ली, उसके बाद में आपको लगा कि अब परीक्षा पोस्टपोन होगी तो एक बार दोबारा रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपको लगा कि 4 दिन बचे हैं, मॉर्निंग में पॉइंट्स दोबारा देखें, बार बार अभ्यास हो जाएगा तो क्या होगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये कक्षा कक्ष में भी है और आपके साथ ही। इसके बाद में आता है शिक्षक। अब शिक्षक की बात है, शिक्षक जो आपको अधिगम के लिए आया है, यानी जो अधिगम करवा रहा है आपको, वो इसके लिए कितना फिट है। बहुत सारे शिक्षक देखे होंगे, उनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको लगेगा कि गुरुजी उलझ रहे हैं, होता है नहीं बात, तो आपको लग जाएगा कि गुरुजी की समझ में नहीं आया, तो उस टाइम में आपका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो शिक्षक है, जो आपको अधिगम करवा रहा है, वो उस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज रखता है और उसका तरीका कैसा है। ठीक है, वो किस तरीके से आपको वो जो सामग्री है वो प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद में अंतिम जो आता है परिणाम का ज्ञान। परिणाम का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं ये सीख रहा हूँ, इस सीखे हुए का मुझे क्या फायदा है या मेरे लिए कहाँ काम में आएगा। अब आपको 12वीं के अंदर बार बार ये बताया जाता है कि आप 12वीं
उसके बाद में आप जेबीटी के अंदर जा सकते हो, आप एनडीए के अंदर जा सकते हो, आप एयरफोर्स में जा सकते हो। ये सारी चीजें आप पुलिस के बारे में करोगे, आप ये करोगे तो आपको ये लग जाएगा कि रिजल्ट क्या, ये कोर्स करने के बाद में मुझे क्या मिल सकता है, या फिर ये कहे कि ये आप काम करो इसके बाद में आपको ट्रॉफी दी जाएगी। उसका रिजल्ट उसको पता है कि मुझे क्या मिलेगा, कि मेरे लिए कितना जरूरी है ये करना, और इस बात का उसे पूर्वाभास हो जाएगा तो वो क्या है कि एकदम आसानी से करेगा, वरना रिगम से जुड़ जाएगा वो। हम बात कर रहे हैं पहले से 5वीं के बच्चे की, तो पहले से 5वीं का बच्चा तो इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखता है कि मेरे लिए ये जो चीज है कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ एक कारक है जो क्या है प्रभावित करते हैं किसको, अधिगम को। इसके बाद आती है विधियां। देखो ये विधियां जो है मैं सिर्फ यहाँ पर सबसे में जो बहुत ही जो छोटे लेवल पे विधियां चलती हैं बच्चों के, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इनमें एक तो आती है विधि करने की, एक तो करके सीखना, ठीक है ना, करके लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जैसे हम बता रहे हैं कि बच्चे को बताया कि नाव कैसे बनाई जाती है, अब टीचर बता रहा है कि आप पहले कागज को ऐसे लोगे, फिर ऐसे मोड़ोगे, ऐसे मोड़ोगे। एक तो वो पढ़ा रहा है, एक वो खुद कर रहा है, तो खुद करेगा और बच्चे से करवाएगा तो आसानी से लर्निंग हो जाएगी। करके सिखाना है। इसके बाद में अगली जो विधि आती है निरीक्षण, इसमें आप एक और जोड़ दो, करके सिखाना के साथ खेल खेल में सीखना, खेल खेल विधि, खेल खेल में सीखना। ये छोटी कक्षाओं के अंदर सबसे अच्छी विधि है। इसके बाद में अगली विधि है निरीक्षण। निरीक्षण निरीक्षण से क्या समझते हैं, देखना। बच्चा देखेगा किसी को करते हुए, बच्चा कहीं गया है, उसने कुछ देखा, जैसे हमने कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें हम निरीक्षण से सीख लेते हैं कि आपके रोटी बनाने का काम होता है घर पे, आपको अलग से ट्रेनिंग नहीं दी ना, आपने देखा, क्या है, निरीक्षण किया, आपने निरीक्षण किया और निरीक्षण से आपने वो क्या है चीज सीख ली। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं सिर्फ हम क्या करते हैं निरीक्षण से ही सीख लेते हैं। तो ये बच्चा जो है निरीक्षण करेगा, वो टीचर का करेगा, वो समाज के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही उनका निरीक्षण करेगा, या हम निरीक्षण करवाते हैं ले जाके बच्चे को। बहुत सारी जगहों पे ले जाके बच्चे को दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे, कोई फैक्ट्री का निरीक्षण करवा दिया, कोई आपके छोटे उद्योग का निरीक्षण करवा दिया, कोई हम जैसे आपके कृषि गतिविधियों का निरीक्षण करवा दिया, उससे भी सीख जाएगा बच्चा। इसके बाद में अगला आता है परीक्षण। ये देखो परीक्षण क्या हुआ है, परीक्षण में टेस्टिंग, परीक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट में क्या होगा, इसमें कोई ये ऊंचे लेवल पे, छोटे बच्चों को इस तरह का काम हम कम करवाते हैं, लेकिन ऊंचे लेवल पे ये काम, जैसे हम कहेंगे साहब इसके कोरोना है या नहीं है, तो परीक्षण होगा ना, परीक्षण होगा, बीमारी का परीक्षण होता है, टेस्ट होता है। अरे ये चीजें क्या है कि उसके परीक्षण के बाद में भी पता लग पाती है कि ये जो हमने उद्देश्य तय किया था इसके लिए जा रही है नहीं जा रही है, तो यानी उसका टेस्ट परीक्षण होगा। ये हम छोटे लेवल पे कम कि ऊंचे लेवल पे इन चीजों को ज्यादा काम में लेते हैं। फिर आता है कि सामूहिक विधियां, सामूहिक विधियों में कौन सा आएगा, सामूहिक में क्या आएगा, जैसे तो वाद विवाद है, वाद विवाद है। इसके अलावा आपके सम्मेलन है, किसी मुद्दे के ऊपर बच्चे से चर्चा करवाना, ठीक है। 10-15 बच्चों की टीम बना दी, इधर 5 बच्चे बैठा दिए, इधर 5 बैठा दिए, ठीक है ना, वो किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम भी करवाते हैं बार बार यहाँ पर, पूरी साल भर में हमने कोशिश की इस तरह के काम की। सम्मेलन के अंदर भी ऐसा ही काम होता है, उसके अंदर विचार रखे जाते हैं, तो ये सामूहिक रूप से सीखना होता है। जैसे हम प्रेयर में सीखते हैं या कोई जयंती बनाते हैं तो उनके अंदर सीखते हैं, तो ये सीखने का काम होता है। अच्छा, इसके बाद में ये एक विधि और है आपके, एक इसी में शामिल करवाओ, ठीक है ना,
प्रोजेक्ट आपको जैसे काम दे दिया कि आप अलग अलग पेड़ों की पत्तियां जो है कलेक्ट कीजिए, वो आप कलेक्ट करोगे, अपनी फाइल में लगाओगे। ठीक है, बच्चे को काम दे दिया कि आपने अलग अलग तरह के बीज इकट्ठे कर लो, तो बच्चा अलग अलग तरह के बीज इकट्ठा करेगा, उनके बारे में जानकारी लेगा। ये प्रोजेक्ट का काम है, उससे भी अच्छी तरह से सीखता है बच्चा। इसके बाद में आते हैं कुछ एक सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है अपने एसटीसी के अंदर इतने ज्यादा नाम से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको मोटे रूप से याद रखना। मैं ज्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मोटे लेवल पे बता रहा हूँ सिद्धांत इसके। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे, विधियां और अभिव्यक्तिगत सिद्धांत। इनके अंदर दो तीन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक तो आता है आपके उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया ये किसने दिया था? ये कोई वैज्ञानिक था, थॉर्नडाइक, इसने दिया था। इसने यानी देखो, उद्दीपन हिंदी का शब्द है और अनुक्रिया हिंदी का शब्द है। ठीक है ना, जैसे आप कुत्ते के लात मारी और कुत्ते ने अनुक्रिया की, आपको काट दिया। ठीक है ना, ये उद्दीपन और आगे अनुक्रिया ही है। वैज्ञानिक का नाम है थॉर्नडाइक। ठीक है ना, आपको ये मनोविज्ञान के कुछ नाम याद रखने होंगे, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। अब इसका क्या हुआ था प्रयोग, किसके ऊपर था? इसका प्रयोग था आपके बिल्ली के ऊपर प्रयोग था इसका। इसका जो एग्जाम्पल था वो किससे संबंधित था? बिल्ली से था। बिल्ली के ऊपर, बिल्ली को इसने पिंजरे में रखा, पिंजरे के बाहर दूसरी बिल्ली थी, पिंजरे के बाहर इसने मांस रख दिया। अब बिल्ली जो है मांस खाना चाह रही है, तो उस बिल्ली को मांस के लिए उसने क्या किया, ऐसा उस पिंजरे के अंदर कोई सिस्टम था और उस पिंजरे के उस सिस्टम पे उसका पैर गया है तो वो पिंजरा खुल जाता है। ठीक है, अच्छा, खुलने के बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद में क्या होगा, उसे मांस मिलता है। अब उसने चीज सीख ली। ठीक है, यानी वहां पर उद्दीपन क्या हुआ था, उसको भूख लगी थी और अनुक्रिया क्या की, उसने वो चीज ढूंढ ली, पंजा वहां दबा के कोई चीज के ऊपर लगाया, जिससे क्या वो बाहर आया। ठीक है, ऐसा बच्चा भी करता है, बच्चा भी ऐसा करता है। ये छोटी कक्षाओं के अंदर साइंस वगैरह के अंदर इस तरह का थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर काम हो सकता है कि हम बच्चे को कुछ काम दें और उसके, यानी ये किससे जुड़ा हो गया काम, ये आपके पुरस्कार, दंड पुरस्कार से हो गया काम कि उसको कोई पुरस्कार दे दिया, ऐसा करेगा तो ये मिलेगा, तो बच्चा करेगा फिर ऐसा। इसके बाद में एक जो सिद्धांत आता है, दूसरा महत्वपूर्ण आता है, एक सिद्धांत है आपके अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन। ये शब्द अच्छा है इसका, शास्त्रीय अनुबंधन। ये है आपके पावलोव का। इसने किस पे किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। ठीक है ना, ध्यान देना, ये अनुबंध है, किसी चीज से जुड़ गया। ठीक है ना, किसी चीज से उसका संबंध हो गया, यह है आपके शास्त्रीय अनुबंध। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी अनुबंध का तो मतलब समझते हो ना, एक घटना के साथ दूसरी घटना जुड़ जाए। जैसे इसने क्या किया, कुत्ते को भोजन, भूखा कुत्ता है, उसको भोजन चाहिए, इसने भोजन प्रदान किया। पहले तो आम परिस्थितियां पैदा की इसने, एक टाइम पे भोजन देना प्रारंभ किया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया, भोजन से पहले इसने क्या किया, घंटी बजाई। ध्यान देना, भोजन से पहले घंटी बजाई और कुछ देर बाद में उसको भोजन डाला। ठीक है, ये काम लंबे समय तक किया और उसके बाद में इसने क्या किया, घंटी बजाई। देखो भूखा कुत्ता है, घंटी बजाई, कुत्ते को लगा कि भोजन मिलेगा, मुंह में ला रहा। भूखा कुत्ता है, अपने भी मिठाई लेके ला, टपके या नहीं टपके, मन में लालसा हो जाती है कि अब ये घंटी बजी है, कुत्ते को लगा कि अब भोजन आएगा। तो देखो कुत्ता उससे अटैच हो गया, घंटी से अटैच हो गया। ये पावलोव ने प्रयोग किया था।
और इस प्रयोग को कक्ष में भी प्रयोग लागू करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हमने ये टारगेट दे दिया कि ऐसा करने के बाद में ये मिलेगा। अगर उसको पहले देते रहे और बाद में नहीं भी दिया ना, तो भी उसको बताया कि गुरुजी ये करवाने के बाद भी ये देंगे, तो ये अनुबंध जोड़ दिया उसका। ये काम जो है आपके शास्त्रीय अनुबंधन है, और ये पावलोव ने किया था। एक इसके बाद में आता है आपके गेस्टाल्ट का सिद्धांत, ठीक है ना, गेस्टाल्ट। ये दो तीन वैज्ञानिक, एक तो पोलर का, ठीक है, और वर्धमान। ये है सूझ, ऊंचे लेवल का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सूझ विकसित होती है। इसने किस पे प्रयोग किया था, इसने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, चिंपांजी। अब चिंपांजी क्या है, एक कमरे के अंदर मान लीजिए चिंपांजी को छोड़ के, इसका नाम था सुल्तान चिंपांजी का, और ऊपर इसने कीड़े लटका दिए, डब्बे रख दिए यहाँ कमरे में। अब भूखा है, उस कीड़े तक पहुंचने का वो रास्ता देख रहा है कि कैसे जब उछल रहा है, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। अब वहां पर वो जो डब्बे पड़े थे कोने में, उन डब्बों को उसने रखा, डब्बे के ऊपर चढ़ा, फिर देखा कि यार थोड़ा उछले, नहीं पहुंच पाया, फिर एक डब्बा और रखा ऊपर, इस तरह से। तो इसने क्या, यहाँ पर क्या है, दिमाग के अंदर एक सूझ आई, किसी भी काम के लिए कोई सूझ विकसित हो जाए। कई बार होता है ऐसा कि हम ये काम ऐसे नहीं कर पा रहे, तो अचानक योजना आती, ऐसे तरीके से कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये गेस्टाल्ट था। तो ये कुछ प्रयोग में एक प्रयोग हो आता है आपके सक्रिय अनुबंधन का। ये अच्छा प्रयोग है, सक्रिय अनुबंधन है। ये आपके स्किनर का है, स्किनर। ये किसपे किया था, इसने कबूतर पर, सभी जानवरों के प्रयोग हुए नहीं। ये आपके इसी से मिलता जुलता है अनुबंधन से। ये आपके उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। कबूतर वाला जो प्रयोग है, इसके अंदर भी वही किया है, इसने इसको पिंजरे में रखा है, और एक लीवर था, ठीक है, और लीवर इसको अचानक मिल गया, लीवर दबाया, लीवर दबाने के बाद इसको भोजन मिल गया, ये परमानेंट दिमाग में आ गया कि ये करने के बाद ये मिलता है। तो बच्चे को ये चीज, एक्टिविटी जो है ना, ये टीचर भी ऐसा करेंगे तो बच्चा ये चीज लर्न कर लेगा। तो ये कुछ एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहाँ काम में आएंगे, परीक्षा के अंदर पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं कि परिस्थिति आ गई कि जैसे प्रश्न आ गया कि बच्चे को इस तरह से हम कोई पजल, कोई एक पहेली दे दी, और उस पहेली को सरल करने के लिए बच्चा अचानक से क्या करता है, कोई योजना बना के और उसको हल कर देता है। तो हम वहां पर वो पूछता है कि बच्चे में क्या विकसित हुई, बच्चे के अंदर कल्पना विकसित हुई, बच्चे के अंदर अनुभव विकसित हुआ, बच्चे के अंदर सूझ विकसित हुई या शब्द विकसित हुई। तो वहां क्या आ गया, सूझ विकसित हुई है, अचानक उसने वो कर लिया, किसी से नहीं हो रहा है, एक बच्चे ने अचानक वो सॉल्यूशन जो है उसका निकाल दिया। तब वहां पर टीचर को ये लगेगा कि बच्चे के अंदर क्या विकसित हुई है, सूझ विकसित हुई है। तो ये एक सिद्धांत है। और टीचर के भी कई बार कोई चीज, जैसे बच्चे ने कोई सवाल कर दिया जो सामान्य परिस्थितियों में वो जो है नहीं हो सकता है, तो वहां पर टीचर के अंदर अचानक कोई सूझ विकसित हो कि इस बच्चे को समझाने के लिए मुझे ऐसी तरीके से अपनी पढ़ाई को चेंज करनी होगी ताकि सीख जाए। ये होता है। तो ये लर्निंग की बात थी। लर्निंग के अंदर हमने आज आपके लर्निंग क्या है, लर्निंग को कौन प्रभावित करता है, लर्निंग की विधियां कौन सी है, लर्निंग के सिद्धांत कौन से हैं, तो एक पूरी यूनिट होगी आपके टीचिंग और लर्निंग।